Good morning, good afternoon, good evening, guys. Kevin sir back from Personal Tutor, Standard 8th History Playlist आप लोग देख रहे हैं. Chapter 7 शुरू कर रहे हैं. That is Civilizing the Native, Educating the Nation. अर्लियर चैप्टर्स में हमने देखा कि ब्रिटिश रूल ने राजा, नवाब, पेजेंट्स, ट्राइबल्स की लाइफ को किस तरीके से अफेक्ट करा. इस चैप्टर में हम ये समझेंगे कि ब्रिटिश रूल का डायरेक्ट इम्प्लीकेशन स्टूडेंट्स की लाइफ पे कैसे पड़ा था. ब्रिटिशर्स के लिए जो इंडिया में थे वो सिर्फ और सिर्फ टेरिटोरियल कॉन्क्वेस्ट और रेवेन्यू जनरेशन एक एस्पेक्ट नहीं था. कुछ ब्रिटिशर्स का एस्पेक्ट ये भी था कि उनको इंडियन नेटिव्स को सिविलाइज करना है और उनकी लाइफ के कस्टम्स एंड कुछ वैल्यूज़ चेंज करना है, थोड़ा सा ऊपर उठाना है. जो रूढ़िवादी परंपराएं थी एटलीस्ट उनको कहीं ना कहीं ख़त्म करना है. अब क्या चेंजेस आने वाले थे, सिविलाइज करने का मतलब क्या होता है, और ब्रिटिशर्स किस तरीके से गुड सब्जेक्ट्स बनाना चाहते थे लोगों को, तो ये सारी चीज़ें हमको समझ में आएगी. और ये डिबेट्स इसके ऊपर जो हुए वो कितने दशकों तक चले. नाउ द टॉपिक इज़ हाउ द ब्रिटिश सॉ द एजुकेशन. सबसे पहले हम समझते हैं कि ब्रिटेन ने किस तरीके से 200 साल इंडिया में राज करा और 200 साल में क्या क्या एवोल्यूशंस वो लोग लेकर आए. इंडियंस ने किस तरीके से ब्रिटिशर्स के आइडियाज़ पे रिएक्शन करा. कुछ ब्रिटिशर्स ने किस तरीके से अपना पॉइंट ऑफ व्यू बनाया इंडियंस के प्रति कि कैसे इंडियंस को एजुकेट कर सकते हैं एंड किस तरीके से ये सब कर सकते हैं, मतलब इसको एक रोल में ला सकते हैं. द ट्रेडिशन ऑफ ओरिएंटलिज्म इज द टॉपिक. सब टॉपिक 1783 में एक पर्सन विलियम जोन्स नाम के, यहाँ पे हम देख सकते हैं विलियम जोन्स, ही इज लर्निंग पर्शियन. विलियम जोन्स कैलकाटा आते हैं. उनको एक जूनियर जज सुप्रीम कोर्ट में, कंपनी की सुप्रीम कोर्ट में अपॉइंट करा था. कंपनी ने जो कोर्ट सेटअप करी थी उसके अंदर. एंड लॉ में एक्सपर्ट होने के बावजूद विलियम जोन्स वॉज अ लिंग्विस्टिक. नाउ व्हाट इज अ लिंग्विस्टिक? लिंग्विस्टिक वो पर्सन होता है जिसे एक से ज़्यादा कई भाषाओं का ज्ञान होता है. ही हैड स्टडीड ग्रीक एंड लैटिन एट ऑक्सफोर्ड. उसको फ्रेंच आती थी, इंग्लिश आती थी. तो मैं बात कर रहा हूँ ग्रीक, लैटिन, फ्रेंच, इंग्लिश. एक फ्रेंड के थ्रू उसने अरबिक भी लर्न करी थी, पर्शियन भी आती थी, फारसी भी आती थी. एंड कैलकाटा में ही स्टार्टेड स्पेंडिंग टाइम विद सम पंडित्स, जहाँ पे ही वॉज लर्निंग विद देम द कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ संस्कृत लैंग्वेज, ग्रामर एंड ऑल थिंग्स वो लर्न कर रहे थे. नाउ दिस फेलो वॉज रियली अ जेम. He quickly grabbed the Sanskrit language, its intricacies, उसकी बारीकियाँ and all. And कुछ ही वक्त में वो इंडियन टेक्स्ट्स जो कि एंशियंट टेक्स्ट हैं, वेद ग्रंथ, पढ़ने लग गए थे. ऐसे कोई सी किताब नहीं होगी जो उन्होंने नहीं छोड़ी, जो एंशियंट टेक्स्ट थे. ही स्टडीड टेक्स्ट ऑन लॉ, फिलॉसफी, रिलीजन, पॉलिटिक्स, मोरालिटी, अरिथमेटिक्स, मेडिसिन, मैनी साइंसेस, एवरीथिंग ही वेंट अहेड एंड स्टडीड. जोन्स ने एक डिस्कवरी करी थी. जोन्स ने डिस्कवरी ये करी कि जो स्टडी वो करना पसंद कर रहा है वही स्टडी उसके समान और भी ब्रिटिश इंडिविजुअल्स जो हैं वो कर रहे हैं. एक इंग्लिशमैन थे हेनरी थॉमस कोलब्रुक. हियर इज द स्टैचू ऑफ कोलब्रुक. ही वॉज अ स्कॉलर ऑफ संस्कृत एंड एंशिएंट सेक्रेट राइटिंग्स ऑफ हिंदुइज्म. एंड नथानियल हैलेड. ये लोग एंशिएंट इंडियन हेरिटेज को सर्च करने में काफ़ी बिजी थे, काफ़ी पहले से काम कर रहे थे. इन लोगों ने इंडियन लैंग्वेज के बहुत सारे कामों को ट्रांसलेट करा था संस्कृत से पर्शियन में और इंग्लिश में. इसके बाद में इन तीनों ने मिलके, जोन्स ने, हैलहेड ने और यहाँ बात कर रहे हैं कोलब्रुक ने, इन लोगों ने मिलके एक एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल बनाई और एक जर्नल शुरू करा एशियाटिक रिसर्चेस के नाम से. एक जर्नल मतलब एक वीकली मैगजीन या मंथली मैगजीन कह सकते हैं. जोन्स एंड कोलब्रुक एक अलग ही एटीट्यूड रखते थे इंडिया की तरफ.
वो लोग इंडियन एंशिएंट कल्चर को रिस्पेक्ट करते थे, इंडियन एज वेल एज वेस्ट के। इंडियन सिविलाइजेशन उनके हिसाब से था कि एक टाइम पे बहुत हाई था और धीरे धीरे उस सिविलाइजेशन का डिक्लाइन हो गया है। ज़रूरी है इंडियंस के लिए कि वो लोग अपने पास्ट को जाने, कि एक टाइम पे इंडिया का जो पास्ट था, हिंदूज को पता चले कि हिंदू पास्ट कितना डिवाइन और कितना वास्ट था। मुस्लिम्स को पता चले कि मुस्लिम लेगेसी और मुस्लिम ओरिजिन के बेसिक्स क्या थे और वो किस डिविनिटी के साथ बना था। जोन्स एंड कोलब्रुक लगातार एंशिएंट टेक्स्ट समझने लगे, उनके मीनिंग्स, उनका ट्रांसलेशन, दूसरों से जो खबरें मिल रही है उनको समझना, ये सारे प्रोजेक्ट अंडरटेक करने लगे। और इससे उनको समझ में आया कि इससे सिर्फ और सिर्फ इंडियंस को फ़ायदा नहीं है, इससे ब्रिटिशर्स को भी इंडियन सोसाइटी के बारे में काफ़ी हद तक पता चलेगा। अब ब्रिटिशर्स को क्यों पता चले? ब्रिटिशर्स अगर इंडियन सोसाइटी के बारे में पता करते हैं और इंडियंस को बताते हैं कि देखो तुम्हारा कल्चर ये था, हम इसको फिर से रीगेन कर रहे हैं, हम इसको फिर से लेके आ रहे हैं, तो एक तरीके से वो लोग सेफ गार्डर्स बन जाएंगे इंडियन कल्चर के। और इंडियंस भी उनको बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करने लगेंगे कि हाँ, इन लोगों ने हमको हमारे पास्ट के बारे में बताना शुरू करा है। इससे एक और चीज़ उठ के आने लगी। ऐसे ही बहुत सारे जब कंपनी के ऑफिशियल्स दोस्तों एक माइंडसेट लेके बैठे, तो इनको लगने लगा कि इंडियंस को हमको ना वेस्टर्न कल्चर नहीं सिखाना चाहिए, इंडियंस को हमको इंडियन कल्चर के बारे में ही ज़्यादातर बातें बताना चाहिए और उनको इंस्टीट्यूशंस, ऐसे इंस्टीट्यूशंस में डालना चाहिए जहाँ पर उनको एंशिएंट टेक्स्ट की स्टडीज़, संस्कृत, पर्शियन लिटरेचर, पोइट्री, ये सब पता चलनी चाहिए। और इसके बाद में ही अगर जब तक हम हमारे सब्जेक्ट्स का दिल नहीं जीतेंगे, सब्जेक्ट्स हमें प्यार नहीं करेंगे। सीधी सी बात है, एक किंग जब तक अपने प्रजा के हिसाब से और उनके लिए कुछ नहीं करता, तब तक प्रजा भी किंग को एक एक वार्मथ नहीं दे पाती, अदरवाइज दे फील एलियनेटेड। और इसी ऑब्जेक्ट के थ्रू एक मदरसा सेटअप किया गया था कलकत्ता में 1791 में, जहाँ पे अरबिक, पर्शियन और इस्लामिक लॉ की स्टडी को प्रमोट किया जाने लगा। अब सिर्फ मदरसे से तो काम चलेगा नहीं, हिंदू कम्युनिटी भी है, तो एक हिंदू कॉलेज भी इस्टेब्लिश किया गया बनारस में 1791 में, जो कि बाद में चल के काफ़ी फेमस यूनिवर्सिटी में। आई लीव इट फॉर यू टू गो अहेड एंड फाइंड इट आउट। यहाँ पे संस्कृत टेक्स्ट और एंशिएंट संस्कृत टेक्स्ट सब पढ़े जाने लगे, जैसे कि कौटिल्य जो अर्थशास्त्र एंड ऑल है, चाणक्य द्वारा लिखे गए, ये सारी चीज़ें, जिससे कि इंडिया का एडमिनिस्ट्रेशन थोड़ा सा स्ट्रांग हो जाए। लेकिन एक प्रॉब्लम थी, ज़्यादातर ऑफिशियल्स इस आइडियोलॉजी से वाकिफ़ नहीं रखते थे, तकल्लुफ़ नहीं रखते थे। बहुत सारे ब्रिटिश ऑफिशियल्स स्ट्रांगली अपोज करते थे इन ओरिएंटलिस्ट्स की माइंडसेट का। अगर आप फिगर 3 देखेंगे तो आपको विक्टोरिया मेमोरियल जो कहा गया है कलकत्ता में, वहाँ पर एक मॉन्यूमेंट दिखेगा, वॉरेन हेस्टिंग्स, रिचर्ड वेस्टमैकॉट ने बनाया 1830 में। इसमें आपको दिखेगा कि वॉरेन हेस्टिंग्स किस तरीके से खड़े हैं एक मैजेस्टिक फिगर बन के, एक साइड में मुंशी है और एक साइड में पंडित है। वॉरेन हेस्टिंग्स ये मेंटालिटी लेके चलते थे कि इंडियन दूसरे ओरिएंटलिस्ट जो हैं उनको इंडियन स्कॉलर्स की ज़रूरत है। इंडियन स्कॉलर्स उनको बता पाएंगे कि इंडिया के लोकल कस्टम्स एंड लॉ क्या है, इसके बाद में ही हम इंडियंस के ज़्यादा करीब हो पाएंगे। हेस्टिंग्स ने ही पहला सेटअप करा था कलकत्ता मदरसे का, एंड ही न्यू कि एक कंट्री का जो बेसिक ट्रेडिशन है, एक बेसिक जो आउटकम है, जब तक वो उस कंट्री के लोगों को नहीं बताते और उस कंट्री को रूल करने वाले लोगों को नहीं पता हो, तब तक आप इफेक्टिव वे में उस कंट्री के अंदर कोई चेंज नहीं ला पाओगे और एक कनेक्ट नहीं बना पाओगे। लेकिन कुछ लोग थे ना जिनका मेन मोटिव जो था वो था प्रॉफिट जनरेशन एंड नथिंग एल्स। दे हैड नथिंग टू डू विथ इंडिया, सो दे वर टोटली अगेंस्ट द कंपनी पॉलिसीज। आई होप द टॉपिक इज क्लियर नाउ। फिर भी अगर कोई डाउट्स है तो नीचे कमेंट बॉक्स से कमेंट जरूर करना। थैंक यू वेरी मच एंड स्टे ट्यून्ड फॉर मोर। टेक केयर, बाय बाय।